मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और आपके द्वारा दी गई कुंडलियों में जो आपको परेशानी आ रही है, उन्हीं पर अपना अनुभव और शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन करता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, मैं हर वीडियो में बताता हूं, आपको जो भी समस्याएं आप महसूस करते हैं, एक दो समस्याएं आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपका वीडियो निःशुल्क बनाता हूं ताकि आपका और आपके साथियों का भी मार्गदर्शन हो सके। और मेरे जो योग है, मेरा एक एक शब्द शास्त्रों से लिया हुआ है और मैंने उसको अनुभव में उतारा है। तो आज एक हम विचार करते हैं, लगभग 55-56 साल की आयु के एक पुरुष युग, उसका हमारे पास आग्रह आया कि गुरुजी, मेरी तो उम्र काफी हो चुकी, लेकिन मैंने अपने जीवन में परेशानियां ही ज्यादा भुगती हैं। कभी स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं रहा और पैसे की तरफ से परेशानियां रही। क्या दोष था? मैंने तो काफी कुछ उपाय कर लिए जैसा बताया, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं मिली। तो आपका वीडियो देखा, सोचा मैं आपसे भी विचार विमर्श कर लूं। बहुत अच्छी बात है, मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं अपने ज्ञान और शास्त्रों के अनुसार जो आपकी कुंडली में शुभ और या अशुभ है, उनका कुछ दोषों का मैं आपका वर्णन करूंगा जो महत्वपूर्ण है, कि उस समस्त कुंडली का विश्लेषण थोड़ा सा दिक्कत की बात है। इतना लंबा वीडियो हो जाने से देखेगा कौन? मैं बना भी दूंगा तो देखेगा कौन? इसलिए जो मुख्य रूप से जो योग है, मैं उनके ऊपर आपका भी मार्गदर्शन करूंगा और मेरे सभी दर्शकों का मार्गदर्शन होगा। दर्शकों, मैं ये हमेशा बताता हूं, ये कुंडली के 12 भाव है। लगन लग्नेश का भाव है, द्वितीय भाव धन का भाव है और धन की समस्या सबको ज्यादा होती है। और क्योंकि कुटुंब का भी है, कुटुंब की समस्याएं हमको सबको घेरे रहती है। तीर्थ भाव पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख का, माता भूमि मकान का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक का भाव है, छठा भाव रोग शत्रु और ऋण का भाव है। रोग और शत्रु ऋण का भाव है, संघर्ष का भाव है। यह भाव भी बलवान स्थिति में होना चाहिए ताकि आदमी संघर्ष के काबिल हो। सप्तम भाव जीवन साथी का है, दैनिक व्यवसाय का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है मुख्य रूप से। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान भी है, आयु का भी है, कष्ट भी है, दीर्घकालीन योग भी है और समुद्र भी है। इसकी महिमा भी अपरंपार है। जैसा जिसको त्रिक स्थान कहा गया है, अशुभ स्थान कहा गया है, तो वैसा ये इसके संबंध में शुभ फल भी बहुत होते हैं। ये अचानक लाभ हानि दे देता है। नवम भाव त्रिकोण भाव है, धर्म का भाव है, भाग्य भाव माना जाता है। दसम भाव हमको सम्मान और ऊंचाई पर ले जाने वाला भाव है, शीर्ष केंद्र भाव है। एकादश भाव आप किस सोसाइटी से संबंध रखते हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ति का भाव है और खास बात यह कि आपकी आमदनी का भाव है, जो कि सबको चाहिए। आज आर्थिक युग है, धन की तो सबको चाहिए, आमदनी भी अच्छा चाहिए और धन को एक रोकने की, होल्ड करने की पावर भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं इस रास्ते से आया उस रास्ते चला गया तो कोई मतलब नहीं होता। द्वादश भाव विदेश का भाव है, दंड का भी भाव है और सेवा सुख का भाव है और खर्च का भाव है। हम इसको आधा साधारण तौर पर खर्च का बताते हैं, लेकिन ज्योतिष में जो हमने इस जीवन में कमाया सारा ही खर्च का भाव हो जाता है, लेकिन हम धन पैसे से ज्यादा लेते हैं। ये मैंने आपको मोटे तौर पर बताया। तो जातक का प्रश्न था, स्वास्थ्य हमेशा कमजोर रहा और सभी काम में बाधाएं रही, धन की समस्याएं रही। लेकिन हमने कुंडली में इसमें अध्ययन किया, देखा जातक का पवित्र हृदय है और परोपकारी है, धर्मात्मा है, तो वो भी गुण जातक में आए हैं। तो विचार करते हैं। जातक का जन्म 28 जून 1968 शुक्ल पक्ष 3 पुष्य नक्षत्र 3 शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर तुला लग्न हुआ जिसके 27 डिग्री है और छठे भाव में राहु, मीन राशि में राहु 21 डिग्री पर है। सप्तम भाव में नीच राशि में शनि 49 है।
शनि का सप्तम भाव पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि 0049 लाइन पर ही है, राहु से नजदीक है। इसको आप ये कह सकते हैं शापित योग है। और चलित कुंडली में तो स्पष्ट हो जाएगा कि शनि यहां जाएगा छठे भाव में, सप्तम भाव में उसका कोई प्रभाव नहीं है शनि, क्योंकि 0049 कुछ भी नहीं होता। मेरी लाइन भी मोटी है, दो डिग्री की हो जाती है, कुछ भी नहीं, मृत अवस्था में है। अष्टम भाव में वृषभ राशि में बुध 29 डिग्री लेकर के विराजमान है, वक्री है, बुध वक्री है, कमजोर अवस्था में है, वक्री है, कमजोर अवस्था में है। नवम भाव में मिथुन राशि में मंगल 11 डिग्री लेकर के सूर्य से सिर्फ 2 डिग्री प्रभावहीन है। आप ये सोचो सूर्य के साथ तो प्रभावहीन ही हो गया, क्योंकि 2 डिग्री में कोई फायदा नहीं हो सकता। सूर्य 13 डिग्री है और शुक्र 15 डिग्री है। शुक्र और मंगल दोनों अस्त हैं। दशम भाव में चंद्रमा अपनी राशि में है, अम्ला कीर्ति योग भी बना रहा है, सम्मान भी दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा चंद्रमा यहां पर कमजोर है। शुक्ल पक्ष का तो है, शुक्ल पक्ष 3 का है, लेकिन चंद्रमा को शुक्ल पक्ष 7वीं 8वीं तक कमजोर ही रहता है। आप साधारण तौर पर देखो, सूर्य से जब तक इसके 72 डिग्री 72 डिग्रियां दूर नहीं हो जाती, जब तक पूरा प्रभाव पूरी कला का चंद्रमा नहीं होता। लेकिन कुछ तो देगा, दशम भाव में अपनी राशि में, ऐसा थोड़ी है बिल्कुल बैठ जाएगा, देगा, जैसा है वैसा देगा, अवश्य देगा। एकादश भाव में सिंह राशि में गुरु है। दर्शकों, एकादश भाव में अगर गुरु शुभ स्थिति में हो तो ऐसा है कि आधे दोस्त तो स्वयं से ही खत्म हो जाते हैं। तो एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, एकादश भाव सोसाइटी का भाव है, और गुरु धन, शिक्षा, दौलत, संतान, वैभव सब कुछ दाता गुरु है। और एकादश भाव में शुभ स्थिति में हो तो वारे के नारे हो जाते हैं। और यहां पर एकादश भाव में शुभ स्थिति में है और चंद्रमा से द्वितीय भाव में है। चंद्रमा से जब द्वितीय भाव में गुरु होता है तो दर्शकों उसको सम्मान, दीर्घ आयु मिल जाती है, और धर्मात्मा होता है, और वो पवित्र हित होता है, उसमें कोई पाप नहीं होता, बहुत ही एक हृदय वाला होता है, परोपकारी होता है, शुभ योग बनता है। ये द्वादश भाव में केतु 21 डिग्री लेकर, ये ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, छठे भाव में राहु है, द्वादश भाव में केतु है, संपूर्ण कालसर्प योग बन रहा है। जब छठे भाव में राहु हो और एक द्वादश भाव में केतु हो तो इस प्रकार महापद नामक कालसर्प योग बनता है। ये सबसे ज्यादा परेशानी का कारण रहा है। इस जातक के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का कारण ये कालसर्प योग रहा है। तुला लगन वाले, तुला लगन के स्वामी शुक्रदेव है, तो जरूरी बात है उनका सुंदर सुगठित शरीर होता है। आमतौर पर हम कह देते हैं ना कि आदमी तो ऐसा है, और वृद्ध अवस्था में भी उसकी ज्यादा आयु नहीं लगती, कम आयु का लगता है, जवान लगते हैं। इनका सुंदर शरीर होता है। खास बात यह रहती है इनमें वह काबिलियत होती है, वह विशेषता होती है, ये इनका तुरंत निर्णय लेना और सही निर्णय लेना इनके विचार होते हैं। प्राय धार्मिक विचार के होते हैं, सात्विक और देव पूजक है। कैसी भी परिस्थिति हो ये अपने आप को ढाल लेते हैं। इनकी ऐसी छोटी सी भी खराब बात भी इनके मानसिक को परेशान कर देती है। इनकी कल्पना शक्ति अच्छी होती है। तुला लगन वालों की साधन विहीन होकर के भी इनके लक्ष्य बहुत ऊंचे होते हैं। और तुला तराजू के न्याय का प्रतीक का है, तुला का चिन्ह भी तराजू है। आप देखा होगा हमारे न्यायालयों में तुला बनी हुई, तुला जो है न्याय अनुशासन का प्रतीक है, परोपकारी है, परंतु अपना लाभ हानि हमेशा सोचता है, क्योंकि शुक्र देव की राशि है। शुक्र देव जो थे चतुर थे, आदमी चतुर भी होता है, गुप्त ज्ञान भी इनके पास होता है, विशेष ख्याल रखते हैं अपने का, गरीबों को भोजन देने वाले, परोपकार करने वाले, अधिक आयु में भी जवान लगते हैं जैसे मैंने बताया। परंतु ये सब उनको पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा, क्यों? लगन का स्वामी तो नवम भाव में अस्त हो गया। धार्मिक तो बना लेकिन अस्त हो गया, संपूर्ण कहां से मिलेगा? यहीं पर मैं बताता चलूं, ऐसे जातक को शुक्र का रत्न अवश्य धारण करना चाहिए, धारण करना पड़ेगा। और क्योंकि ज्ञाता होता है, गुणवान होता है, नवम भाव उच्च शिक्षा का भी है। लेकिन अगर किसी का आपका यहां पर लगने से पीड़ित हो जाता है तो वह आचारहीन भी हो जाता है, आचारहीन भी हो जाता है। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों,
सूर्य की बात करते हैं। सूर्य एकादश भाव का स्वामी और भाग्य भाव में है। अनेक शास्त्रों का ज्ञाता और गुणवान मित्र राशि में है। धार्मिक कार्यों में रुचि होती है। यहां पर भी सूर्य को पीड़ित नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रबल पितृदोष हो जाता है। और सूर्य पीड़ित नहीं है, यहां पर बलवान स्थिति में है। अब चंद्रमा चंद्रमा दसम भाव का स्वामी, दसम भाव में शांत प्रिय, अच्छा व्यवहार करने वाला, मान सम्मान मिलता है, अमला कीर्ति योग बनता है और लोगों में सम्मान की भावना होती है। लोग उसको आदर से देखते हैं। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी अस्त है, तो मंगल का कोई योगदान नहीं, क्योंकि सूर्य से 2 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। मंगल धन का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी, कोई योगदान नहीं। बुध भाग्य का स्वामी भी है और द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव में मूल त्रिकोण राशि है और बुध अष्टम भाव में। भाग्य की हानि होगी, धन की हानि होगी, भाग्य की हानि होगी, धन की हानि होगी। बड़े बड़े संकटों में ऐसा जातक फंस जाता है। गुप्त रोग भी हो जाते हैं और परिश्रम के अनुसार उनको श्रम नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलती, तनख्वाह नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता, कैसे भी कुछ भी बोलो। गुरु दर्शकों पराक्रम भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है। पराक्रम भाव भी बहुत अच्छा है। छठा भाव भी ऐसा नहीं है कि भाई रोग शत्रु देने वाला, रोग तो देगा, मान लिया अपना नरसिंह देगा, लेकिन उतना फायदा भी देगा शुभ जगह होकर के एकादश भाव में है। परिश्रम द्वारा आमदनी और ऐश्वर्य की वृद्धि करेगा, क्योंकि राजा की राशि में है और एकादश भाव में सभी ग्रह अपना शुभ फल देते हैं। वो एक अलग बात है। और भाई रोगे से थोड़ी सी रोग की छाप छोड़ देता है, लेकिन शुभ फल देते हैं और वो तो मित्र राशि में है और एकादश भाव में गुरु है। परिश्रम द्वारा आमदनी और ऐश्वर्य की वृद्धि करेगा। पंचम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, पराक्रम भाव को देख रहा है, भाई बहन का सुख भी मिलेगा, पराक्रम की कोई कमी नहीं होगी। सप्तम दृष्टि से शिक्षा और संतान भाव को देख रहा है, यहां पर भी अच्छा देगा। नवम दृष्टि से मेष राशि में सप्तम भाव में देख रहा है, स्त्री में अच्छा सुख सहयोग देगा, स्त्री पक्ष में अच्छा देगा। छठा भाव का स्वामी है, वो जैसे मैंने पहले ही बता दिया, भाई थोड़ा बहुत कहीं 19-20 का थोड़ा सा त्रुटि प्रभाव दे देगा, जो कि सहनीय है। ऐसा नहीं है कि आदमी टूट जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के अच्छा प्रभाव देगा। अब बात करें शनि की। दर्शकों, शनि पंचम भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में नीच राशि में है। अगर चलित कुंडली देखें तो वो छठे भाव में आ जाता है। राहु और शनि का शापित योग बन जाता है। वैसे भी राहु से नजदीक है, यहां पर शातिर और मृत अवस्था में है। कर्ज और रोग आदि से परेशानी होगी, क्यों छठे भाव का माना जाएगा। कर्ज और आदि से परेशानी होगी। किसी प्रकार का ऐसा जातक नशा में भी लिप्त हो सकता है। धन का बेकार खर्चा होगा, बर्बादी होगी, हृदय रोग होगा, रक्त से संबंधित परेशानी, दुर्घटना, विवाद आदि हो सकते हैं। है शनि का, यहां से शनि का एक प्रभाव है, लेकिन मृत अवस्था में है। यह शापित योग का प्रभाव आ जाता है। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु छठे भाव में है। शत्रु पक्ष पर थोड़ा सा परेशान तो होगा, लेकिन उस पर विजय प्राप्त कर लेगा, हिम्मत भी होगी और व्यवसाय में उतार चढ़ाव होगा। क्यों, दसम भाव को देख रहा है, उतार चढ़ाव देगा। सप्तम दृष्टि से खर्च देगा, खर्च भी अच्छा होगा, लेकिन बाहर से संबंध होगा, लाभ भी होगा। और नौ दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, यहां पर धन की हानि करेगा। सबसे बड़ी बात यह, धन की हानि करेगा और यहां पर शनि के भी गुण लेकर के जाएगा। धन की हानि करेगा, द्वितीय भाव धन की हानि करेगा, कुटुंब की हानि करेगा। धन की हानि हो गई, कुटुंब की हानि होगी, तो कहां से योग बनेगा। केतु की, केतु द्वादश भाव में खर्च की कोई लिमिट नहीं होगी, खर्चीला। बाहर से संबंध तो अच्छे होंगे, घरेलू सुखों की कमी होगी, रोग शत्रुओं पर शमन तो होगा, लेकिन जीवन में कष्ट होगा। ये मैंने साधारण योग बताया। अभी दर्शकों देखिए, लग्नेश अस्त है। जब लग्नेश अस्त हो गया तो कुंडली का संचालक लग्नेश होता है, तो प्रभाव किसको मिलेंगे। अधिक परिश्रम करने के बाद उसको फल की कम मिलेगी। लगने सस्त होने के साथ उसको रत्न धारण करना चाहिए। अस्त क्यों हुआ,
कारत्व कर्म करने चाहिए। पूर्व जन्म के प्रभाव, पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से निमित्त अथवा तो पितृदोष निवारण करना चाहिए। उन पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का प्रायश्चित जब तक नहीं करोगे, रतन भी काम नहीं करते, करना चाहिए। द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी मंगल अस्त है। द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी मंगल अस्त है। द्वितीय भाव में धन की हानि हो गई, सप्तम भाव को गुरु महाराज ने संभाल लिया, गाड़ी अच्छी चल गई। क्योंकि किसी भी कुंडली में दर्शकों सप्तम भाव से संबंधित दो ग्रहों का बोलबाला है। तीन बातें जरूरी है, दो नहीं तीन बातें। एक तो सप्तम भाव पर शुभ प्रभाव हो, सप्तमें शुभ स्थान पर हो, और शुक्र। अब इस कुंडली में सप्तम मेष अस्त है, शुक्र भी अस्त है, लेकिन गुरु जो कि एक शुभ ग्रह है, उसने दृष्टि ने उसको हिलने नहीं दिया, संभाल लिया और अच्छा पत्नी सुख दे दिया। क्योंकि सप्तम भाव पर शुभ दृष्टि है तो भी काम चल जाता है और अच्छा काम चल गया, कोई दिक्कत नहीं आई। द्वितीय भाव पर बुध का और राहु का। दर्शकों हमेशा मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, फिर मैं बताता हूं, रिपीट करता हूं, सूर्य, शनि, राहु और द्वादश भाव का स्वामी और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, ये पांच ग्रह प्रबल पितृ कारक होते हैं। इनमें से दो या दो का अशुभ प्रभाव जहां पर होगा उस स्थान से पृथक कर देते हैं। तुला लगन की कुंडली में बुध द्वादश भाव का स्वामी बनता है और शत्रु राशि को देख रहा है द्वितीय भाव में, और राहु भी शत्रु राशि को देख रहा है। तो द्वादश भाव के स्वामी राहु का शत्रु राशि पर प्रभाव होगा द्वितीय भाव में, तो कुटुंब का कोई सुख नहीं मिलेगा, धन का कोई सुख नहीं मिलेगा, और राहु के साथ तो शनि का भी प्रभाव मिलकर जा रहा है, तो पृथाजनक प्रभाव है। धन की हानि हो गई, कुटुंब की हानि हो गई। अगला पद नामक कालसर्प योग है। किसी भी कुंडली हो, आपकी कोई भी लगन की कुंडली हो, ये मैं आपको सब लग्नों के लिए बता देता हूं। अगर आपका छठे और एकादश भाव में, छठे और द्वादश भाव में राहु केतु हो, कहीं पर भी हो, चाहे छठे में केतु हो या द्वादश में राहु हो या छठे में राहु हो या केतु हो, कहीं पर भी हो, ये छठे और द्वादश भाव में केतु चाहे यहां पर हो, राहु यहां हो या राहु यहां पर हो, केतु कहीं पर भी हो, तो महापद नामक कालसर्प योग बनता है। और इस प्रभाव के कारण जब स्पष्ट कालसर्प योग बन जाता है, जो कुंडली में मैंने आपको पहले बताया गुरु अच्छा है, चंद्रमा से दूसरे है, ये सारे योग निष्फल हो जाते हैं क्योंकि कालसर्प योग में बंध गए। महापद नामक कालसर्प योग व्यक्ति को रोगी बनाता है। ऐसा योग व्यक्ति को रोगी बनता है, लाख इलाज करने पर भी कोई ना कोई रोग फिर तैयार हो जाता है। गुप्त शत्रु हमेशा परेशान करते हैं, यात्राएं अधिक होती हैं लेकिन उनमें कोई सफलता, कोई कामयाबी नहीं होती। हर एक काम में बाधा और संघर्ष और निराशा उसको पग पग पर मिलती है। ये राहु अगर छठे भाव में है और केतु द्वादश भाव में है, कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, और ये सबसे बड़ा दोष आ जाता है। इस बीच में जितने भी आपके शुभ योग आए, या गुरु ने अच्छा धन दिया, या गुरु ने अच्छा धन दिया, या शुक्र ने अच्छा धन दिया, अच्छा गुणवान बनाया, धार्मिक कार्य में रुचि हो, उन सबको बाधित हो जाता है, कुछ नहीं मिलता। और जब राहु केतु की दशा, अंतर्दशा आती है, उसमें परेशानी आ जाती है। फिलहाल तो जब तक कि सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य इसका बलवान है, अच्छा है, पीड़ित नहीं है, और गुरु भी पीड़ित नहीं है। और ये कुंडली में अगर एक दो ग्रह अच्छे मिल जाते हैं तो बेड़ा पार आ जाता है। उसको धन की दिक्कतें तो रही, लेकिन धन आया, खर्च ही होता गया, आता भी रहा, गुरु आता भी रहा। और ये राहु और बुध की ऐसी स्थिति जो कि खर्चा भी ज्यादा और धन का हानि हुआ, ये उसको पग पग परेशानी आई। चंद्रमा से द्वितीय पवित्र हृदय परोपकारी भी बना है, तो अच्छाई भी है, अच्छे योग भी है। अब उपाय की बात करते हैं दर्शकों। जातक की आयु काफी हो चुकी, लेकिन और मेरे दर्शकों, ये कालसर्प योग तो आम है दुनिया की में, आपको नहीं समझ में आता है तो ऋषि ज्योतिष आपके लिए है। आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, मैं आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा, कोई इसमें दो राय नहीं। पितृदोष निवारण करें।
कोई भी ग्रह की स्थिति बनती है जब मंगल अस्त है या शुक्र अस्त है, कोई ना कोई शुक्र से संबंधित में कोई पूर्व जन्म का अशुभ कार्य है, मंगल से संबंध में कोई ना कोई अशुभ कार्य है। क्यों विधाता उसी टाइम पर जन्म देता है उनको कर्म भोग करने के लिए, ताकि वो कर्म भोग भोगना ही पड़ेगा। शास्त्रों में वर्णन है, उसका उपाय है। पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के आधार पर जो स्थिति बनती है उसके लिए एक ही उपाय है, पितृदोष पूजा, पितृदोष निवारण करें, ताकि आपके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित हो सके। शुक्र लग्नेश का रत्न धारण करे और बुद्ध का भी रत्न धारण करें और भाग्यवती लॉकेट आप गले में धारण करें, शनि का, बुद्ध का, शुक्र का, और देखो 3 महीने में रिजल्ट देखो। हर वीडियो में मेरा नंबर रहता है, आप बोलोगे हाँ गुरुजी आपने किया, कैसे नहीं होता, आपने जीवन भर कैसा किया क्या नहीं किया, मैं उसमें कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, किसने बताया क्या बताया, मैं आपसे पूछना भी नहीं चाहता, लेकिन आप मेरा उपाय करके देखो और 3 महीने में मुझसे बताइए, अवश्य आपको फल मिलेगा। श्रद्धा से करो, रत्न धारण करें, अवश्य फायदा होगा। मैंने एक पुरुष जाति की कुंडली में जिसकी आयु 55-56 साल की है, जो बेचारा बोलता है मैंने आपका वीडियो देखा गुरुजी, इच्छा लालसा हुई कि मैं कंसल्ट करूं, मैं जीवन भर ऐसे ही परेशान रहा, ये करता रहा वो करता रहा। दर्शकों एक चीज और भी मैं बता देता हूं, हमारा कुछ भी नहीं है। जब समय आ जाता है ना दुख कष्ट करने का, तब विधाता उसको बहाना बनाता है, कैसे ना कैसे तभी होता है। अब समय आ गया है, इसका समय आ गया, दोष निवारण कीजिए, भागवती लॉकेट गले में धारण कीजिए और मजे कीजिए, ऐश के लिए आपको अवश्य फायदा होगा। विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नवदेहर, यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है, जो इच्छुक करा सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, जरूरत है आपसे संबंध, आप संबंध कर सकते हैं। कन्या भाव के लिए विश्व ज्योतिष गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी आसान करने के लिए भेजता है। जरूरत है आपको मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, आपने अपनी ज्ञान वृद्धि करनी है, मेरे चैनल पर बने रहिए। और दर्शकों फिर ये कहूंगा, मेरा भी कुछ इच्छाएं रहती हैं, अगर आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, खराब लगता है, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिख दीजिए, टेलीफोन से बात कर लीजिए, लिख दीजिए, सबको देखने दो। तो मेरा एक एक सब शास्त्रों और मेरा अनुभव का है, जो मैंने उतारा है, कहीं पर भी कहीं ना कहीं वो किताबों में कहीं दर्ज है, बाहर से कहीं ऐसा मैं आपको बोल करके कुछ नहीं। लेकिन आपको अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो आप लाइक करें, कॉमेंट्स में भी लिखें, एक सब तो लिखें और गुरुजी अच्छा लगा। और दोस्तों में अगर किसी को भी परेशानी है तो लिखे। फिर कहूंगा अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।